Hello students, in this video we will cover chapter 1 of merchant banking module, that is introduction to capital market. तो सबसे पहले फ्लो चार्ट से ये समझते हैं कि कैपिटल मार्केट का क्या फंक्शन होता है और कैपिटल मार्केट किस लिए बनाई गई थी। तो देखिए, बिजनेस करने के लिए जो प्रमोटर्स होते हैं या फिर वो लोग जो कंपनीज को चलाते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो कैपिटल मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे ये जो बिजनेस ओनर्स हैं पब्लिक से जाके फंड को रेज करते हैं ताकि वो सक्सेसफुली बिजनेस को चला सकें। और इसीलिए ही सबसे ऊपर जो फ्लो चार्ट में दिखाया गया है वो हाउस होल्ड सेविंग्स दिखाया गया है, जिसको हम इन शॉर्ट इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स से फंड मोबिलाइज किए जाते हैं फिर, और वो मोबिलाइजेशन कौन करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जैसे हम मर्चेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मर्चेंट बैंकिंग वो इन्वेस्टर से फंड रेज करके किसको दे देती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को दे देती है। फिर ये जो पूरी ट्रांजेक्शन है, ये जो पूरी मार्केट है, इसको कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटर्स करते हैं यहाँ पे। और रेगुलेटर्स कौन हो गए? सेबी हो गया या फिर आरबीआई हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब जब बिजनेस इन्वेस्टर से पैसा जुटाएंगे तो बिजनेस इसका एक वो भी होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्वेस्टर्स को ये बताएं कि उन्होंने उस फंड का क्या किया, क्या यूटिलाइजेशन था, कितना बेनिफिट हुआ उस फंड से, क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ, क्या लॉस रहा। तो इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी पड़ती है इन्वेस्टर्स को। तो वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कैसे होती है? ऑडिटर्स के थ्रू और अकाउंटिंग रेगुलेशंस के थ्रू, कि कंपनीज को कैसे कैसे अपना प्रॉफिट रिपोर्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना है। और फिर वो किसके थ्रू जाती हैं? वो इन्फॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स के थ्रू जाती हैं, जैसे कि हो गया ब्रोकर हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो गया, या फिर आपके कोई फंड मैनेजर्स हो गए। तो वो भी सारे इन्फॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं। तो इस तरीके से पूरी कैपिटल मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं आगे चल के। सो कैपिटल मार्केट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। कैसे? जितने भी नेट सेवर्स होते हैं, जितने भी लोग जिनके पॉकेट में सरप्लस फंड होता है, उस सरप्लस फंड को यूटिलाइजेशन में लिया जाता है और जिससे बिजनेस प्रोडक्शन डेवलप होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कैपिटल इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल होता है कैपिटल मार्केट का। इट हेल्प्स इन एलोकेटिंग द अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज यानी सेविंग्स from savers to its efficient users. Efficient user यानी business owners. It provides channel for the allocation of savings to investments. They consist of investors who are the backbone of the economy. Issuers यानी वो company या business owners, regulatory bodies and intermediaries. ठीक है, तो सबका अपना अपना रोल है। अब उन रोल्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Then again, capital market consists of two segments, primary market and secondary market. तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट प्लेस होता है जहां पे बिजनेस ओनर्स या बिजनेसेस डायरेक्ट इन्वेस्टर से फंड रेज कर लेता है। इसमें कोई भी मार्केट इंटरमीडिएट नहीं होती। और इन्वेस्टर्स को ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट कंपनी के पास जाके उसके शेयर परचेज करने पड़ते हैं थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट वो होता है जब इन्वेस्टर्स किसी मार्केट इंटरमीडियरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि ब्रोकर हो गया या फिर कोई भी फंड मैनेजर हो गया। तो मार्केट इंटरमीडियरी से कहाँ पे करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे जाके। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होती है, बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं डायरेक्ट, रादर उनके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और स्टॉक एक्सचेंज पे जाके इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी कंपनी, जो भी स्टॉक्स उन्हें पसंद है उसमें जाके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं। द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स द चैनल फॉर द सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ये वो कंपनीज जिन्होंने आज तक पब्लिक से पैसा नहीं लिया है और वो पहली बार पब्लिक से पैसा जुटाने जा रही है, तो कैसे कहाँ जाएंगी? वो प्राइमरी मार्केट में जाएंगी डायरेक्टली टू द पब्लिक, ईदर डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल रूट भी अवेलेबल है और डोमेस्टिक रूट भी अवेलेबल है। और सेकेंडरी मार्केट की बात करूँ तो सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग इनिशियली ऑफर्ड टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। तो एक बार जब प्राइमरी मार्केट ओवर हो गई और किसी और को भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ करेगी? फिर सेकेंडरी मार्केट में जाके करेगी। और यहाँ पे जो होता है वहाँ कहते हैं थ्रू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और यहाँ पे थ्रू आईपीओ एंड एफपीओ। देखिए, कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट्स होते हैं। एक तो होता है सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट जहाँ पे शेयर्स इशू करे जाते हैं और डेट इशू किया जाता है, या फिर समझ लीजिए डेरिवेटिव्स होते हैं। और दूसरा होता है मनी मार्केट। ठीक है, एक मनी मार्केट भी होता है, और मनी मार्केट बहुत ही रेगुलेटेड सेक्टर है और बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के अंदर। और जनरली वो 1 दिन, 10 दिन, 6 महीने, मैक्स टू मैक्स 6 महीने से 1 साल के ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनकी लिमिटेड एक्सपायरी होती है। और इसके अंदर प्रिंसिपल
और इंटरेस्ट दोनों इन्वेस्टर को वापस किया जाता है। तो एक बार पढ़ते हैं। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी। मनी मार्केट में मनी वर्ड क्यों जोड़ा गया कि ये इतने ज़्यादा लिक्विड होते हैं कि इसको मनी का सब्सटीट्यूट ही माना जाता है। जैसे मनी क्या हो गया, कैश हो गया। कैश आप एकदम यूटिलाइज कर सकते हो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी इतने ज़्यादा लिक्विड होते हैं कि आप फट से उसको कन्वर्ट करा सकते हो कैश के अंदर। और जैसे कि मैंने बताया था, ये बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होते हैं। और ये जैसे कि ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करता है 14 डेज के लिए, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज बस। उसके बाद कमर्शियल पेपर जो कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं 6 महीने से 1 साल के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है, इसका थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, ऑल्दो सॉरी इसका भी टाइम पीरियड 1 साल से कम का होता है। और इसमें फिर कॉल मनी एंड नोटिस मनी, ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती हैं। इंटर बैंक, जब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है, ओवरनाइट लोन या फिर 2 दिन के लिए लोन, 3 दिन के लिए लोन, तो इस तरीके से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। फिर इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, मैंने बोला था एक तो इक्विटीज आ गए, शेयर्स आ गए, डेरिवेटिव्स मैंने बोले थे, और मैंने क्या बोले थे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो तीनों को एक बार समझते हैं डिटेल में। तो देखिए इक्विटी मार्केट कौन सा होता है, इक्विटी शेयर्स को हम इक्विटी मार्केट बोलते हैं। इक्विटी का क्या मतलब होता है, हिस्सा, यानी ये समझ लीजिएगा वोटिंग में हिस्सा, इक्विटी वोटिंग और प्रॉफिट के अंदर हिस्सा, उसको इक्विटी बोला जाता है। सो द इक्विटी सेगमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज अलाउज ट्रेडिंग इन द इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टिबल वारंट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड्स को ही बोलते हैं, ये भी समझेंगे। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जो फ्रैक्शनल ओनरशिप देते हैं, मतलब कंपनी के अंदर हिस्सेदारी को, बराबर की हिस्सेदारी। इक्विटी मतलब बराबर की हिस्सेदारी। और फिर हिस्सेदारी से आपको क्या मिलेगा, राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स, यानी डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिलेगा। और साथ में कोई भी बिजनेस एजेंडा है तो उसमें बोलने का अधिकार मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं वोटिंग राइट्स। तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का ये फायदा होता है, आप कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो इक्विटी शेयर्स के थ्रू। देन आ गया प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटीज की तरह होते हैं। इज जस्ट लाइक कि प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम 20 सालों के लिए इशू किए जाते हैं। इक्विटीज परपेचुअल होती हैं, आपको कभी वो वापस नहीं करनी होती है। जो भी पैसा इक्विटीज के थ्रू आता है बिजनेसेस के अंदर, वो कभी भी इन्वेस्टर्स को वापस नहीं देना पड़ता, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको पैसा वापस देना पड़ता है। और मैक्स टू मैक्स कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है, आप मैक्स टू मैक्स 20 सालों के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। अब प्रेफरेंस शेयर्स का नाम प्रेफरेंस क्यों है, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड की फॉर्म में। अब मान के चलिए कंपनी को कभी भी प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होगा उनको डिविडेंड दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड है, प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड एंड कैपिटल रिडम्पशन। तो प्रेफरेंस शेयर इसका नाम इसलिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स एंटाइटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू हैव अ फर्स्ट प्रेफरेंस टू रिसीव डिविडेंड्स एंड रिटर्न ऑफ देयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड एंड प्रेफरेंस एज टू रिडम्पशन ऑफ कैपिटल। और ये फिक्स डेट के लिए होते हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है इसमें। अब प्रेफरेंस दी जाती है तो यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे मान के चलिए 10% का अगर डिविडेंड उन्होंने बोल दिया तो 10% ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिलेगा उनको। देन कन्वर्टिबल। अब कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं, वो डेट इंस्ट्रूमेंट जो लेटर डेट पे, मैच्योरिटी के डेट पे इक्विटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्टिबल का मतलब ये होता है वो लोन इंस्ट्रूमेंट, वो डेट इंस्ट्रूमेंट जो एक्सपायरी के टाइम पे इक्विटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टर्स ने दिया होता है उसको वो इक्विटीज में कन्वर्ट कर देते हैं और इंटरेस्ट वो देते रहते हैं। So convertibles are debt instrument that can be converted into equity shares of the issuer company either fully or partly, mandatorily or at the option of the holder. तो या तो सारा का सारा डेट कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पार्टली, यानी आधा डेट भी कन्वर्ट वो कर सकते हैं। और ये कंपल्जन के साथ भी हो सकता है, और या फिर ये जो भी डेट होल्डर है उसको ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो उसके डिस्क्रेशन के लिए भी है। देन कम्स द वारंट्स। तो वारंट्स क्या होते हैं, मान के चलिए एक राइट दे दिया एक शेयर होल्डर को या एक इन्वेस्टर को, राइट दे दिया कि फॉलोइंग डेट पे, यानी एक फिक्स डेट के बाद आप चाहो तो इसको शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब एक राइट दे दिया, ऑब्लिगेशन नहीं है, एक राइट दे दिया एक डॉक्यूमेंट पे लिख के कि हमने आपसे इतना पैसा लिया है, अब बाकी का पैसा आपको फिक्स डेट के बाद देना है, और आप चाहो तो इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो, नहीं तो ऐसे के ऐसे। So warrants entitle an investor to buy equity shares after a specified time at a given price. वो प्राइस उस पर लिखा होगा। Warrants provide the right but not the obligation, यानी जो होल्डर है उसको हक मिलता है कि शेयर्स को वो एक्सपायरी डेट पे खरीद ले अगर उसका मन करे तो, और अदर सिक्योरिटीज इन द कंपनी
इफ द वारंट नॉट एक्सरसाइज, अगर वो वारंट को कैंसिल आउट कर देता है और शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कराता, द इन्वेस्टर स्टैंड्स टू लूज द अमाउंट पेड ऑन द एक्विजिशन ऑफ द वारंट। तो मान के चलिए जो भी उसने प्रीमियम दिया होगा वो प्रीमियम फिर कंपनी फॉरफीट कर लेगी अगर वो शेयर्स में उसको कन्वर्ट नहीं कराया। ठीक है। देन म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स हो गए, प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। वो बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से मंथली और लम सम अमाउंट में पैसा जुटा लेते हैं, फिर वो प्रोफेशनल टीम के साथ, जिनको हम फंड मैनेजर्स बोलते हैं, वो पूरा मार्केट इंस्ट्रूमेंट में वो पैसा को इन्वेस्ट करते हैं और फिर क्वार्टरली, एनुअली और हाफ ईयरली आपको रिटर्न जनरेट करके देते हैं। तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ फंड्स है। तो म्यूचुअल फंड पूल मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट दोस मनी इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर सिक्योरिटीज। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो वाले म्यूचुअल फंड होते हैं जो हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज या सेल कर सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। जो म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड होगा, वो या तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेचेगी जो फंड को मैनेज करेगी, या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से आपको वो यूनिट्स खरीदनी पड़ती है। लेकिन जो ETF है, ये ETF वो वाले म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सचेंज माने स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडेड माने बाय सेल, और फंड माने म्यूचुअल फंड। और ये पैसा कहाँ लगाता है, ये वाला ETF वाले कहाँ पैसा लगाते हैं, ये किसी मार्केट इंडेक्स पे पैसा लगाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मार्केट इंडेक्स कौन है, निफ्टी 50। तो ये निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करके निफ्टी 50 की कंपनीज में ही पैसा लगा देंगे। तो लेट्स से कि निफ्टी 50 के अंदर देयर आर 50 कंपनीज, तो जिस रेशो में वो 50 कंपनीज निफ्टी 50 में एग्जिस्ट करती होंगी, उसी रेशो के अंदर ETF भी उन्हीं कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर देगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। फिर इन्वेस्टर्स को ETF खरीदना है तो स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लेंगे उसकी यूनिट्स, और उनको सेल करना है तो स्टॉक एक्सचेंज में सेल करना है। देन कम्स द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, दैट इज डेरिवेटिव मार्केट प्रोडक्ट। तो देखिए, डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती और वो किसी दूसरे एसेट क्लास से अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। तो जो दूसरे एसेट है, अंडरलाइंग एसेट यानी ओरिजिनल एसेट जिस पे कोई डेरिवेटिव एसेट बेस्ड है। So derivative is a product whose value is derived from the value of one or more other assets called as underlying asset. तो इनके पास खुद की कोई वैल्यू नहीं होती और इनकी वैल्यूएशन कहाँ से आती है, अंडरलाइंग एसेट से आती है। तो जब इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती तो इनको बनाया क्यों गया था, इनको किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था जिसको हम हेजिंग बोलते हैं। तो इस बुक में, इस चैप्टर में हम हेजिंग डिस्कस नहीं करने वाले, बट आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो अभी जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव की मैं बात करूं, ऐसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो NSE और BSE पे आप खरीद सकते हो, वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो एक बार इसको सेपरेटली समझते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। तो लेट्स गो ऑन टू पावर पॉइंट स्लाइड। तो सबसे पहले फ्यूचर्स को कवर करते हैं। फ्यूचर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर प्राइस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं रिलायंस का। अभी रिलायंस का शेयर मान के चलिए आप 2700 का चल रहा है, तो स्पॉट प्राइस यानी जो करंट प्राइस है वो क्या चल रहा है, 2700 चल रहा है। स्पॉट प्राइस मतलब ओरिजिनल एसेट का प्राइस क्या चल रहा है। अब इंटरेस्ट रेट, अब मान के चलिए ये फ्यूचर है 3 महीने का है, तो 3 महीने का इसमें ब्याज जुड़ेगा। अब 12 महीने का ब्याज क्या चल रहा है आजकल बैंकों में, मान के चलिए 8% पर एनम चल रहा है। तो यहाँ पे 3 महीने कितना हो जाएगा, 2% पर क्वार्टर। तो 2700 रुपये में जब आप 2% जोड़ोगे यानी 54, 2700 रुपये में 54 जोड़ के हमें मिल जाएगा 2754। तो 2754 का आपका फ्यूचर प्राइस आ जाएगा। अब फ्यूचर प्राइस कहता क्या है, देखिए फ्यूचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बायर को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और सेलर को लगता है मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन कब तक जाएगी वो कहते हैं 3 महीने। उसकी एक तय एक्सपायरी होती है कि 3 महीने के अंदर या तो मार्केट जाएगी या ऊपर जाएगी, और फिर वो आज के प्राइस पे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लेते हैं। और प्राइस कब डिसाइड होता है, प्राइस इज डिसाइडेड टुडे। तो फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर टू अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड ऑन अ अंडरलाइंग एसेट एट द करंट प्राइस या एट द प्री डिटरमिन्ड प्राइस ऑन द एक्सपायरी। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज दैट इज बायर एंड सेलर टू बाय और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस एंड आर एक्सचेंज रेट। सर्टेन प्राइस का मतलब क्या है, जो प्राइस आज डिसाइड हुआ है उसी प्राइस पे हम एक्सपायरी में सेटलमेंट करेंगे। इसकी एक्सपायरी डेट पे सेटलमेंट होती है और वो एक्सपायरी डेट कब होगी, फ्यूचर। समझ आ गया।
तो फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट जुड़ जाता है, बस जो भी अंडरलाइंग एसेट होगा उसमें इंटरेस्ट रेट जोड़ के उतने टाइम का वो फ्यूचर का प्राइस बन जाता है, ठीक है। देन कम्स द ऑप्शंस। तो एक बार ऑप्शंस भी समझते हैं स्लाइड के थ्रू। ऑप्शंस के अंदर भी दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन को भी बाय और सेल कर सकते हैं, ऐसे हम पुट ऑप्शन को भी बाय और सेल कर सकते हैं। तो मान के चलिए हमने कॉल ऑप्शन बाय किया, ऐसे ही हमने पुट में भी बाय और सेल किया। तो कॉल ऑप्शन को हम तब बाय करते हैं जब हम मार्केट पे बुलिश होते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। ऐसे ही पुट ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हम मार्केट पे बियरिश होते हैं, हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। तो जब हमने पुट ऑप्शन तब खरीदी जब हमें लगता है मार्केट नीचे जाने वाली है, तो हम पुट ऑप्शन को सेल कब करेंगे? हम तब सेल करेंगे जब हमें लगेगा कि मार्केट एक पॉइंट से ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। व्हेन मार्केट विल बी बुलिश आफ्टर अ पर्टिकुलर प्राइस, है ना। अगर हमने बाय इसलिए करा है कि मार्केट बियरिश हो रही है, तो हम सेल इसलिए तो करेंगे कि मार्केट अब ज्यादा बियरिश नहीं होगी, अब वहां से उल्टा होगी, तो इसलिए हम पुट को तब सेल करते हैं। ऐसे कॉल हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है मार्केट उठेगी या फिर मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो फिर हम कॉल सेल कब करेंगे? जब हमें ये पता चलेगा कि मार्केट इस पॉइंट से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। सो व्हेन मार्केट विल बी बियरिश आफ्टर पर्टिकुलर प्राइस, है ना। तो ये हो जाएगा कॉल और पुट को बाय और सेल करने का तरीका। तो एक बार डेफिनेशन के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि ऑप्शन की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है। देखिए, ऑप्शन आर टू टाइप, कॉल्स एंड पुट्स हमने डिस्कस करा। कॉल के अंदर कॉल गिव्स द बायर, मतलब जो कॉल को खरीदता है, बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अब इसके अंदर भी आपके पास हक है, आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। क्या क्या खरीदने का? टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। एट अ गिवन प्राइस का मतलब क्या है कि इसके अंदर भी प्राइस आज ही डिसाइड होगा, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करोगे आज उसी दिन डिसाइड होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट कब होगी? फ्यूचर डेट में, एक फ्यूचर एक्सपायरी की डेट में होने वाली है। और इसके अंदर कॉल ऑप्शन के बायर को एक हक मिलता है, क्या? अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का। ध्यान रखिए, हम कॉल ऑप्शन जब खरीदते हैं जब हम बुलिश होते हैं, और जब हम बुलिश होते हैं तो हम अंडरलाइंग एसेट को बाय करते हैं। थ्योरेटिकल तो हमें यही पता है। तो ऐसे ही इसके अंदर, कॉल के अंदर इसको अंडरलाइंग एसेट खरीदने का हक मिलेगा, ठीक है। तो पुट, अब पुट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पुट गिव्स द बायर, जो पुट को खरीदता है वो कौन होता है? वो बियरिश होता है। और बियरिश का मतलब क्या है कि वो अंडरलाइंग एसेट को फिर बेचेगा, क्योंकि उसे पता है जब मार्केट की वैल्यू गिरने वाली है, शेयर की वैल्यू गिरने वाली है, तो वो एसेट को बेच देगा। बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि टू सेल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, किस प्राइस पे? जो आज का प्राइस है। और कब करेगा? ऑन और बिफोर अ गिवन डेट, यानी एक्सपायरी डेट, ठीक है। इसको और डिटेल में समझेंगे। देन कम्स द करेंसी डेरिवेटिव्स। देखिए, करेंसी के अंदर भी इंडिया में ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग किसके लिए थ्रू पॉसिबल है? ओनली डेरिवेटिव। तो फिजिकल ट्रेडिंग नहीं होती है इंडिया में करेंसी में। आप फिजिकली डॉलर को जाके खरीद और बेच नहीं सकते हो, ना कि पाउंड और पॉन्ड्स की और येन की। तो इंडिया के अंदर 4 करेंसीज अलाउड है: यूएस डॉलर, और यूरोप की यूरो, और ब्रिटेन की ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, और जापान की जैपनीज येन। तो 4 करेंसी में हम ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। और मॉडस ऑपरेंडी सेम ही रहेगा, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन हमने ऊपर डिस्कस करे हैं वही फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे हैं। और आप 3 क्रॉस करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हो जिसमें इंडियन करेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो जैसे कि यूरो यूएसडी को कर सकते हो, जीबीपी यूएसडी को भी कर सकते हो, एंड यूएसडी जेपीवाई, तीनों को आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर की 4 करेंसी वो हैं जिसमें हमारी जो ओरिजिनल करेंसी है इंडियन नेशनल रुपीज वो इन्वॉल्व है, लेकिन क्रॉस करेंसी के अंदर इंडियन नेशनल करेंसी, इंडियन नेशनल रुपी इन्वॉल्व नहीं होता है। देन कम्स द कमोडिटी डेरिवेटिव्स। अब देखिए, कमोडिटी वो आइटम्स होती हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, नेचुरल गैस हो गया, चांदी, सोने, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में सारी चीज आती है, हींग, जीरा, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे कि दाल, गेहूँ, मेज, वीट, बार्ले। तो ये सारी चीज़ों को ट्रेड किया जा सकता है, और इसको भी किसके थ्रू ट्रेड किया जाता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू।
अगेन इसी में कोई फिजिकल ट्रेडिंग तो होगी नहीं, कोई कट्टे भर भर के तो लेके जाएगा नहीं, तो ये भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू ही इनको भी ट्रेड किया जाता है। देन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ये होते हैं बॉन्ड्स की ट्रेडिंग को हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बोलते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी ट्रेडिंग होती है, पॉसिबल होती है, तो वो किसके थ्रू होती है, फ्यूचर्स के थ्रू पॉसिबल होती है। तो एक बार पढ़ते हैं। ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन द नोशनल 10 ईयर कूपन बियरिंग, कूपन माने इंटरेस्ट बियरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, यानी 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड की बात कर रहे हैं। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड बाय फिजिकल डिलीवरी ऑफ डिलीवरेबल ग्रेड सिक्योरिटीज यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री, यानी ये जो है फिजिकल डिलीवरी जरूर होती है लेकिन वो होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी डीमेट फॉर्म में। और ये डीमेट फॉर्म किसके थ्रू पॉसिबल होती है, डिपॉजिटरीज एनएसडीएल और सीडीएसएल। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, उनके थ्रू होती है। और कौन मैनेज करता है इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स वो वाले फ्यूचर होते हैं जो गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड्स पे डिपेंड करते हैं, और इनकी एक्सपायरी पे आपको ये कैश सेटलमेंट नहीं होती है कि प्रॉफिट और लॉस हमने एडजस्ट कर लिया। इसके अंदर आपको ओरिजिनली एसेट देना पड़ेगा, और वो जो एसेट आप देंगे वो डिपॉजिटरीज ट्रांसफर होंगी, इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर होता है उसके अंदर। ठीक है, देन कम्स द सेकंड प्रोडक्ट विच इज डेट मार्केट प्रोडक्ट। देखिए डेट क्या होता है, डेट इज एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग एग्जिस्टेंस ऑफ लोन। तो ये लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये एक तरीके से कर्ज लेना होता है। इसमें आप इन्वेस्टर से कर्ज लेती हैं कंपनियां, और वो कर्ज लेती हैं तो उनको वो ब्याज भी देती हैं, और साथ में फिर उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूल जिसको बोलते हैं, मूल भी वापस करती हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद। तो द डेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड कौन इशू करता है, जब कर्ज सरकार लेती है तो उसको बॉन्ड बोल देते हैं, और जब कर्ज कोई प्राइवेट प्लेयर लेता है तो उसको डेट बोल देते हैं। विच प्रोवाइड फाइनेंसिंग थ्रू द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एंड enable the subsequent trading thereof. In India, debt market is broadly divided into the government securities and corporate bond securities. तो गवर्नमेंट वो हो गई कि देखिए गवर्नमेंट को भी बजट फाइनेंसिंग करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बार बार जनता से लोन उठाना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। तो वो सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अपनी कंट्री के अंदर डिफॉल्ट नहीं करती है। तो सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मानी जाती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट रेजेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। These security do not carry default risk. इस पे कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही गारंटी देती है पेमेंट की। अब गवर्नमेंट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हो गई, तो वो भी इसके अंदर आती है। देन कम्स द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो कॉर्पोरेट भी आपसे लोन लेते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स बहुत कॉमन है, कमर्शियल पेपर्स बहुत कॉमन है, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट यानी कंपनियां भी डेट रेज करती हैं। लेकिन कंपनीज के डेट के अंदर जब आपको इन्वेस्ट करना हो तो हमेशा ध्यान रखो कि उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से रेटिंग कराई जाती है फॉर द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। ये रेटिंग इस बात की होती है कि जो भी कंपनी पब्लिक से डेट रेज कर रही है, क्या उसकी इतनी काबिलियत है कि वो उस डेट को फुलफिल कर पाएगी, क्या वो उस डेट को पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उस डेट को सर्विस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो क्रेडिट रेटिंग बताती है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। तो कौन कौन से मेन प्लेयर्स हैं इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के। तो सबसे पहले ईश्वर हो गया। ईश्वर वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करता है, जो जनता से पैसे उठाता है या फिर जनता से पैसे लेता है। मीन्स एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन मेकिंग एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर्स हो गए वो लोग जिनके पास सेविंग्स होती है और जिनको अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है। अब 3 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं आईपीओ के अंदर। रिटेल यानी छोटे प्लेयर, छोटे इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स हु बिड फॉर शेयर्स अप टू 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट वालों को रिटेल। नॉन इंस्टीट्यूशनल वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोले जाते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा की होती है। इंस्टीट्यूशनल हो गया जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, LIC हो गया, हेज फंड हो गया। तो ये कॉर्पोरेट बॉडीज होती है। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स उनको बोला जाता है। इनके पास मिनिमम कॉर्पस या मिनिमम कैपिटल कितनी होती है, 25 करोड़ कम से कम होती है। फिर कुछ बिचौलिए भी हैं मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर बिचौलिए हैं। तो सबसे पहले आ गया स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर वो लोग हैं, इनको ट्रेडिंग मेंबर बोला जाता है, ट्रेडिंग मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, जिनकी हेल्प के बिना आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही करोगे। तो स्टॉक ब्रोकर और एम्पैनल्ड जिसको बोलते हैं, एम्पैनलमेंट है इनकी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ, और इनके बिना आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट या कर ही नहीं सकते, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
अब कस्टोडियन वो होते हैं जो फिजिकली एसेट्स की सेफ कीपिंग करते हैं। तो इट्स एन एंटिटी दैट हेल्प्स सेफगार्ड द सिक्योरिटीज ऑफ इट्स क्लाइंट। सेफ कीपिंग ऑफ एसेट्स का काम किसका होता है? कस्टोडियंस का। तो कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर भी होते हैं, मे ऑल्सो बी अ क्लियरिंग मेंबर लाइक प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बट नॉट द ट्रेडिंग मेंबर। तो कस्टोडियन ब्रोकर्स नहीं होते, क्लियरिंग मेंबर होते हैं। क्लियरिंग मेंबर का काम क्या होता है? जो ब्रोकर के ट्रेड्स को सेटल करता है। मान के चलिए हमने कोई ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे, कुछ चीज़ें खरीदी भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें खरीदी होंगी, बहुत सारे शेयर खरीदे होंगे, बहुत सारे शेयर बेचे होंगे। तो एट द डे एंड उन सारे ट्रेड्स को सेटल आउट कराना, पूरी ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे किसको लॉस हुआ है, किसको प्रॉफिट हुआ है, उनका वो बैलेंस एडजस्ट कराना, अकाउंट में ट्रांसफर कराना, वो किसका काम होता है? क्लियरिंग मेंबर का काम होता है। तो क्लियरिंग मेंबर इज द प्रोफेशनल एजेंसी विच सेटल्स एंड विच क्लियर्स द ट्रेड, विच क्लियर्स द ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर कौन होते हैं? कस्टोडियंस ही होते हैं, ठीक है। इनका सेटलमेंट का काम होता है। देन कम्स द डिपॉजिटरी। मैंने आपको बताया था डिपॉजिटरीज आर जस्ट लाइक बैंक्स बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कैश या इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी दे होल्ड शेयर्स। इनका शेयर होल्डिंग का काम होता है। ये जनता के या इन्वेस्टर्स के जितने भी शेयर होते हैं वो डिपॉजिटरीज में ही रखे जाते हैं। और इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरीज हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, NSDL प्लस CDSL। तो NSDL CDSL दो डिपॉजिटरीज हैं और इनका काम क्या है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट को मेंटेन करना। डीमैट अकाउंट मेंटेन करती हैं ये डिपॉजिटरी और डीमैट अकाउंट में ही सारे शेयर्स को रखा जाता है, शेयर्स डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो एजेंट होते हैं डिपॉजिटरीज के। तो डिपॉजिटरीज में ये कह लूँ कि सेमी गवर्नमेंट बॉडी हो गई। तो डिपॉजिटरी इतनी आलसी है, वो खुद कुछ काम नहीं करती है, उन्होंने अपना काम आउटसोर्स किया हुआ है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उनके एजेंट कहलाए जाते हैं। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का क्या काम है? वो लोग घर घर जाके सर्विसेज देते हैं, उनके डीमैट अकाउंट खोलते हैं, सारा पेपर वर्क करते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का ये काम है। तो इज अ पर्सन रजिस्टर्ड एज अ पार्टिसिपेंट विद द सेबी। द डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू क्लाइंट्स थ्रू इट्स एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये एजेंट होते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मर्चेंट बैंकर, और इसी के बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इस पूरे मॉड्यूल के अंदर। देखिए मर्चेंट बैंकर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो लेमैन में ये है, मान के चलिए कोई कंपनी IPO लेकर आती है 5000 करोड़ का, ठीक है। मान के चलिए XYZ लिमिटेड कंपनी थी, 5000 करोड़ का IPO लेकर आया। तो अब IPO के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। और अब ये समझ लीजिए कोई लाला टाइप लोग हैं, प्रमोटर्स हैं, उनको तो नॉलेज होती नहीं है ना, उनके पास इतना टाइम होता है कि वो सब चीज़ें खुद कर सके। तो वो क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करते हैं और वो प्रोफेशनल एजेंसी होती है जिसके अंदर क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स, मैनेजमेंट ग्रेजुएट। तो इस तरीके की लोगों की टीम होती है एक, उसको बोला जाता है मर्चेंट बैंकर। वो पूरा IPO को मैनेज करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है इशू मैनेजर, इशू मैनेजर। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, क्यों इनको हायर किया जाता है? देखिए कंपनी को IPO कौन से प्राइस में लेकर आना है, कौन बताएगा? मर्चेंट बैंकर बताएगा। कंपनी को कहाँ कहाँ से परमिशन लेनी है, क्यों? क्योंकि जब आप जनता से पैसा उठाते हो तो आपको मार्केट रेगुलेटर से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, उनको सबको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी से और स्टॉक एक्सचेंज से। तो वो कौन लेके देगा? वो मर्चेंट बैंकर लेके देगा। फिर जिस भी बैंक अकाउंट में सारा पैसा इकट्ठा होगा इन्वेस्टर का, वो कौन हायर करेगा? बैंकर्स टू इशू कौन बनाएगा? मर्चेंट बैंकर बनाएगा। फिर IPO की मार्केटिंग होती है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, वो कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर करेगा। एप्लीकेशन कौन बनाएगा? सेबी को एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस बनाने पड़ते हैं, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होते हैं, फिर एवरेज प्रोस्पेक्टस होते हैं, वो कौन बनाएगा? वो मर्चेंट बैंकर बनाएगा। तो मर्चेंट बैंकर का बहुत सारा काम होता है। ये समझ लीजिए कि कंपनी मर्चेंट बैंकर को जाके ये बोलेगी कि सी वी नीड 5000 करोड़ रुपीज एंड इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट अस 5000 करोड़ रुपीज कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। अब ये पब्लिक कहीं भी हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकर का इन शॉर्ट ये काम है, मैनेजमेंट का, कंसल्टेंट का यही काम है इसका। और डिटेल में पढ़ेंगे बाकी के चैप्टर्स में। देन कम्स द रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। अब देखिए RTA भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। देखिए इसके नाम में क्या लिखा है? रजिस्ट्रार। तो ये देखिए, अब मान के चलिए इसको सबसे बढ़िया संस्था है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हम सब लोग जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। रिलायंस के अगर शेयर होल्डर्स की मैं बात करूं तो आज की तारीख में रिलायंस में 50 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अब समझिए 50 लाख शेयर होल्डर्स को मैनेज करना क्या आसान होता होगा?
इनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, इनकी किसी भी तरीके की डिविडेंड कब आएगा, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिली, हमें एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली, क्या ये डायरेक्टर कौन है, ये इसके बारे में बताओ, क्या कंपनी में चल रहा है, इसका बिजनेस कौन है। तो इनकी क्वेरीज बहुत सारी आती हैं। तो क्या आपको लगता है कि रिलायंस अपने सारे काम धंधे छोड़ के शेयर होल्डर्स के इंक्वायरीज को रिजॉल्व करता रहेगा? ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, एक प्रोफेशनल एजेंसी हायर करती है जिनको हम बोलते हैं RTA, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। तो रजिस्ट्रार का मतलब वो है जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स को मैनेज करता है, सारा सेफ कीपिंग, और कौन कौन से नए शेयर होल्डर्स जुड़ रहे हैं, कौन कौन से शेयर होल्डर्स एग्जिट कर रहे हैं, उनका ब्यूरो उनका डेटा कौन रखता है? तो उनका डेटा रखता है RTA, रजिस्टर ऑफ मेंबर। और ट्रांसफर एजेंट का मतलब ये है कि देखिए रियल टाइम बेसिस में शेयर्स में ट्रेडिंग भी होती है, शेयर ट्रांसफर होते रहते हैं, एक्स पर्सन से लेके वाई से, ए से लेके बी में, बी से सी में, सी में डी से, सी से डी में। तो इस तरीके से पूरी ट्रांसफर का ब्यौरा कौन रखता है? और RTA ही रखता है। समझ आ गया? तो RTA इज जस्ट लाइक अ थर्ड पार्टी जो पूरा रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करके रखती है कंपनीज के लिए। देन कम्स द सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स। अब देखिए सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स भी बैंक्स होते हैं, एक नॉर्मल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन वो कमर्शियल बैंक्स हैं जो IPO में पैसे लगाने की फैसिलिटी देते हैं। IPO में पैसा लगाने की, IPO इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी देते हैं थ्रू आस्बा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, आस्बा। अब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ये समझना आपको जरूरी है। तो अगेन इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इन द ईयर 2008 एक IPO आया था जिसको बोलते हैं रिलायंस पावर। रिलायंस पावर का एक IPO आया था, अनिल धीरूभाई अंबानी ये IPO लेकर आए थे। तो लेट्स सपोज कि इस IPO के अंदर अनिल धीरूभाई अंबानी ने 15,000 करोड़ पब्लिक से मांगे थे। ये 15,000 करोड़ रुपए इसके शेयर इशू करना चाहते थे, और पब्लिक ने बहुत बम्पर रिस्पॉन्स दिया, और इंस्टेड ऑफ 15,000 करोड़ उनको दे दिया 15 लाख करोड़। ठीक है, सब लोग इन्वेस्टमेंट करने भागे इस कंपनी में, उनको इतना बढ़िया प्रोजेक्ट लगा, इतने बढ़िया प्रॉस्पेक्ट्स लगे, इतनी बढ़िया ग्रोथ लगी इस कंपनी की कि सब लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए भाग पड़े। और जबकि अनिल धीरूभाई अंबानी ने 15,000 करोड़ मांगे थे, और दे कितने दिए लोगों ने? 15 लाख करोड़ दे दिए, मान के चलिए ऐसा। तो अब मान के चलिए अगर ये IPO 5 डेज के लिए ओपन हुआ था, तो 5 डेज के लिए ये पैसा 15 लाख करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट रहा। तो बैंक में जब ये डिपॉजिट रहा 15 लाख करोड़ रुपए, तो बैंक वालों को तो इस पर ब्याज देना पड़ेगा, इस पर तो इंटरेस्ट खड़ा हो जाएगा। अब वो इंटरेस्ट फ्री में किसको मिल गया? रिलायंस पावर को मिल गया। वो इंटरेस्ट फ्री में रिलायंस पावर ने एंजॉय कर लिया। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर ये इंटरेस्ट की लायबिलिटी ना बने किसी बैंक की, तो एक फीचर लेकर आई सेबी जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। आज की तारीख में जब लोग एप्लीकेशन लगाते हैं IPO में, तो एप्लीकेशन जो है ना उसका पैसा रिलीज नहीं होता है, उसका पैसा कंपनी के फेवर में रिलीज एकदम नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो शेयर उसके नाम पे लॉट कर दे। तो जब तक इन्वेस्टर के नाम पे जिसने वो एप्लीकेशन लगाई है पैसा अलॉट नहीं हो, सॉरी शेयर अलॉट नहीं होंगे, तब तक जो बैंक है वो पैसा अलॉट नहीं करेगा कंपनी के फेवर में। ठीक है, तो ये जो पैसा है, जैसे आप देखिए आज की तारीख में क्या होता है, जैसे हम IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे अकाउंट में कुछ पैसा होता है वो फ्रीज हो जाता है। मान के चलिए 15,000 रुपये की एप्लीकेशन लगती है आज की तारीख में, किसी भी IPO में मिनिमम 15,000 की है, तो 15,000 रुपीज़ एक सेपरेटली लियन क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, बैंक उस पर चार्ज क्रिएट कर देता है। और जैसे ही हमें शेयर्स अलॉट किए जाते हैं 15,000 रुपये के बदले में, वो 15,000 रुपये फिर बैंक जो हमारा वो रिलीज कर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एप्लीकेशन दैट इज सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी वो पैसा जिस पे अभी चार्ज के रेट है अभी आपको वो रिलीज नहीं किया गया। ठीक है, तो ये है। तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक वो हैं जो ASBA की फैसिलिटी देते हैं, सिंपल। फिर अगर हम कुछ बात करें रेगुलेटर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट की, कौन कौन मोटे तौर पे रेगुलेट करता है, तो सबसे पहले मार्केट वॉचडॉग और कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस। देन ये फंड मैनेजर्स हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अथॉरिटी है, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और जो पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट और मैनेज करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग का काम किसके पास है? इन दोनों अथॉरिटीज के पास ही है। ठीक है, देन कम्स द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर इन प्राइवेट इक्विटी। तो पहले इसको समझते हैं ये प्राइवेट इक्विटी क्या होता है।
मान के चलिए कि एक कंपनी है XYZ कंपनी, XYZ लिमिटेड। अब इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट लगाना है या अपना एक एक्सपेंशन करना है। उस एक्सपेंशन के लिए इनको दे नीड 1000 करोड़, 1000 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान है इनके पास। तो ये चाहते हैं कि 1000 करोड़ रुपए कहीं से रेस करें। तो ये कहाँ जाएंगे? ये एक प्रोफेशनल एजेंसी के पास जाएंगे जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर को पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे और इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करेगा? एनालिसिस करेगा, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, एनालिसिस रिपोर्ट, वैल्यूएशन करेगा उसकी, और फिर उसके बाद इनको इन्वेस्टर भी ढूंढ के देगा जो प्राइवेट पर्सन होगा, जो प्राइवेट होगा, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइवेट होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर का कंप्लीट काम है। प्रोजेक्ट को अप्रेज करना, अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करना, कंपनी की वैल्यूएशन लगाना, फिर उसके बाद उसको इन्वेस्टर ढूंढ के देना और फिर उसको शेयर अलॉट करा देना इन्वेस्टर। आप समझते हैं। एन इन्वेस्टमेंट बैंकर रोल इज प्राइमरी एडवाइजरी टू असिस्ट, प्राइमरीली एडवाइजरी टू असिस्ट द कंपनी और द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द सेल साइड। तो सेल साइड कौन सी एजेंसीज होती हैं? देखिए, सेल साइड वो एजेंसीज होती हैं जो अपने क्लाइंट को एडवाइस करती हैं। वो खुद अपना डिसीजन नहीं लेती, खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, वो क्लाइंट को एडवाइस करती हैं। और इसके अगेंस्ट में बाय साइड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। बाय साइड ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो किसी को एडवाइस नहीं करती, वो खुद ही एक्शन लेती हैं, खुद ही डिसीजन लेती हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, बस इतना फर्क होता है। द इन्वेस्टमेंट बैंकर प्लेज अ की रोल इन आइडेंटिफाइंग द बाय साइड इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि उसको जब प्राइवेट इक्विटी करवानी है तो प्राइवेट इक्विटी कौन करेगा? बाई साइड इन्वेस्टर्स ही करेंगे। एंड देयर आफ्टर कंडक्टिंग द होल डील प्रोसेस। तो सारा काम कौन अरेंज करके देता है? इन्वेस्टर बैंकर ही करके देता है, टिल द ट्रांजेक्शन इज कल्मिनेटेड सक्सेसफुली। अब इनके क्या इंपॉर्टेंट रोल है? ग्रोथ प्लान फॉर्मुलेशन, तो मैंने बताया था पूरी प्रोजेक्ट अप्रेजल रिपोर्ट बना के देगा। पूरी ट्रांजेक्शन कैसे होगी, पैसे कैसे राउट होंगे और किस किस फॉर्म में होंगे, इक्विटीज डेट के फॉर्म में होंगे, तो वो पूरा करके देगी। वैल्यूएशन करेगी, कंपनी की वैल्यूएशन पे ही तो इन्वेस्टमेंट होती है। मान के चलिए 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टर से रेस करना चाह रहे हैं, तो किस वैल्यू पे रेस करेंगे? तो जो कंपनी की एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये किया जाएगा। फिर लीडिंग द ट्रांजैक्शन, यानी पूरी ट्रांजैक्शन को, पूरे प्रोसेस को मैनेज करने का काम किसका है? इन्वेस्टमेंट बैंकर का है। ठीक है। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हमने हॉलिस्टिकली पढ़ लिया है कि कैपिटल मार्केट की क्या क्या कंट्रीब्यूटरीज हैं। ठीक है ना। तो दिस वॉज इट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड विल मीट इन द न्यू वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.